अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा, ये जो व्लॉग है ना, ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड व्लॉग है। मैंने इस्तांबुल ट्रिप का व्लॉग नंबर 1 ऑलरेडी अपने चैनल पे शेयर किया। उसके बाद में इसका व्लॉग नंबर 2 जो था, पार्ट 2 जो था, वो अपलोड नहीं कर पाई बिकॉज़ मेरी लाइफ इतनी हेक्टिक है ना। एक बच्चे के साथ जब ग्रोइंग एज में आपका बेबी होता है तो उसको हैंडल करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मैं जैसे यूट्यूब पे काम करना चाह रही हूँ, या मैं पहले जैसे करती थी, जो मेरी प्लानिंग थी, मैं उसके हिसाब से बिल्कुल भी नहीं चल पा रही। खैर, पार्ट 2 अपलोड नहीं हो सका और मुझे इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू दिस ट्रिप कि कैसे जाते हैं, वीज़ा, दिस एंड दैट, एक्सपेंस टोटल कितना हुआ। अच्छा, पहले भी मुझे क्यूरीज आती थी, बट क्योंकि आजकल सीज़न है घूमने जाने का, सो मुझे इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं डेली के। इंस्टाग्राम पे ना 5 to 10 क्वेश्चंस मुझे डेली के आते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना व्लॉग नंबर 2, पार्ट नंबर 2 अपलोड कर दिया जाए, जिसमें मैं आपके साथ सारी की सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ। बट जब मैं उसको एडिट करने बैठी तो वो नंबर 1 व्लॉग जो था उसके साथ लिंक्ड अप नहीं हो पा रहा था, और वो इतना ड्यूरेशन का नहीं था कि मैं आपको हर चीज़ डिटेल में बताऊं और साथ में आपकी क्यूरीज का आंसर भी करूं। तो देन आई थॉट कि क्यों ना सारे के सारे ट्रिप को कंपाइल करके एक ही व्लॉग बना लिया जाए, लंबा हो जाए, इट्स ओके, बट उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाए। सो मैंने डे वाइज सारा ट्रिप आपको बता दिया है कि हम लोग 4 नाइट्स एंड 4 डेज़ इस्तांबुल में रुके थे। तो किस तरह से आप उसको अपना ट्रिप प्लान कर सकते हैं। सो व्लॉग को स्टार्ट करते हैं विद डे नंबर 1। अच्छा, एक रात पहले हम इस्तांबुल पहुंच चुके थे। रात में तकरीबन 7 बजे के करीब हमने अपने होटल में चेक इन किया। उसके बाद रेस्ट बिल्कुल भी नहीं किया, अपना सामान रूम में छोड़ा और खाना शाना खा के हाया सोफिया गए, नमाज़ पढ़ी और बस थोड़ा सा उस एरिया को एक्सप्लोर किया, घूमे फिरे और रात में जल्दी आके सो गए थे बिकॉज़ नेक्स्ट डे ना हमने अपना डे स्टार्ट करना था अर्ली मॉर्निंग। सो टिप नंबर 1, अपना दिन आपने हमेशा सुबह में जल्दी स्टार्ट करना है। दिन के 12-1 नहीं बजा लेने। अगर आप दिन के 12-1 बजा लेंगे तो आप नहीं एक्सप्लोर कर पाएंगे इस जगह को, ठीक है। तो डे नंबर 1 स्टार्ट किया विद सुल्तान अहमद मॉस्क, ऑब्वियसली ब्लू मॉस्क, जो कि आई थिंक हर कोई टर्की आता है तो यहाँ तो आता ही है, डेफिनेट सी बात है यार। सो ब्लू मॉस्क बहुत प्यारी मॉस्क थी। मतलब मैं जब एंटर हुई ना इसके अंदर तो मैं हैरान हो गई थी कि इतनी खूबसूरत कोई जगह कैसे हो सकती है। तो आपके पिक्चर्स बहुत अच्छी आएंगी, आपको 1-1.5 घंटा यहाँ घूमने फिरने में लग जाएगा। इंटीरियर देखें, पिक्चर्स बनाए, नमाज़ पढ़ना चाह रहे हैं तो नमाज़ भी पढ़ ले। एंट्री जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाया सोफिया पे भी आपको कोई टिकट वगैरह कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है। सो खैर, ब्लू मॉस्क से निकल के वॉक करके मैं आ गई थी तोपकापी पैलेस। अच्छा, तोपकापी पैलेस को विज़िट करने के लिए और इसका म्यूज़ियम विज़िट करने के लिए यू हैव टू पे 1500 टर्किश लिरा, जो कि पाउंड्स में अप्रॉक्सीमेटली बनते हैं 55 to 60 पाउंड्स, डिपेंड ऑन द रेट, जो करंट रेट चल रहा है लिरा का। सो वो आप चेक कर लीजिएगा। अच्छा, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हिस्ट्री से और जितनी भी ये पुरानी चीज़ें हैं इनसे कनेक्टेड नहीं होते, वो इनमें इंटरेस्ट नहीं होता, तो वो मोस्टली मैंने लोगों को ये कहते सुना है कि हमने तोपकापी पैलेस विज़िट नहीं किया, उसका म्यूज़ियम विज़िट नहीं किया बिकॉज़ वी वर नॉट इंटरेस्टेड। सो आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस था ना मेरा इस पैलेस को विज़िट करने का, इट वाज़ ब्रिलियंट। मतलब मैं ये रेकमेंड करूँगी आप में से हर एक को कि लाजमी अपनी पैलेस विज़िट करें। एक तो रीज़न, सबसे पहला रीज़न जो है वो ये कि आपको यहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिलोंगिंग्स, जैसे कि उनके हाथों से लिखे हुए खतूत, उनकी तलवार, उनका कप जिसमें वो पानी पीते थे, इसके अलावा अंबिया इकराम की बिलोंगिंग्स, जैसे हज़रत इब्राहीम की कुछ चीज़ें थी यहाँ पे, हज़रत मूसा का असा था, खुलफाए राशिदीन की तलवारें। हमारी इस्लामिक हिस्ट्री से कनेक्टेड बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें आपको ज़ियारत करने के लिए मिल जाएंगी। तो पहला रीज़न तो ये है। दूसरा रीज़न जो है ना, वो इसके जो रूम्स हैं ना, उन रूम से समंदर का इतना खूबसूरत व्यू आता है, मैं आपको बता नहीं सकती, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और दूसरा ये कि हिस्ट्री भी आपको पता होनी चाहिए, और ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि बैक इन टाइम जब इस्लाम का बोलबाला था और इतना बड़ा एम्पायर था जो कि पूरी दुनिया पे हुकूमत कर रहा था, तो उनका रहना सहना कैसा था। तो ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। तो ये आपने लाजमी विज़िट करना है तोपकापी पैलेस। अच्छा, इसको विज़िट करने में इट विल टेक लाइक 5 आवर्स फॉर यू बिकॉज़ ये बहुत बड़ा पैलेस है, तो 5 घंटे लग जाते हैं। सो मेक श्योर कीजिएगा कि 12-1 बजे तक आप पैलेस के अंदर एंटर हो जाए विद योर टिकट।
बिकॉज़ 5 बजे पैलेस बंद हो जाता है। आपने विज़िट किया हो या ना किया हो, डज़न्ट मैटर, आप जिस भी कोने में होंगे वो आपको बाहर निकाल देंगे। तो इन 1500 टर्किश लिरा में यू विल गेट द पास, जिसमें आप पूरे पैलेस को, म्यूज़ियम को विज़िट कर सकते हैं। एंड द टूर, वॉइस टूर गाइड वो आपको एक दे देते हैं डिवाइस, जिसमें कि आपको वो इंग्लिश में ये सारा एक्सप्लेन कर देता है कि भाई क्या आप जीपीएस की हेल्प से जिस भी कोने में खड़े हैं पैलेस के, वो बता देता है जिस पैलेस की ये हिस्ट्री है। अच्छा, सो अब हम आ गए हैं अपने डे नंबर 2 पे। डे 1 को पहले मैं आपको बताती हूँ कंपाइल कैसे किया। तो काफ़ी पैलेस विज़िट करके 5 से 6 हमें बज गए थे। वहाँ से निकले, वॉक की, सुल्तान अहमद डिस्ट्रिक्ट में ही घूमते रहे, अच्छा सा डिनर किया, टर्किश टी पी, बकलावा खाया। मेरे हस्बैंड चले गए शीशा पीने के लिए और बस उसके बाद हम चले गए सोने के लिए। अच्छा, सो डे नंबर 2 स्टार्ट किया फ्रॉम बॉस्फोरस सी क्रूज़, जो कि एक बहुत 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 बेस्ट दिन था मेरी लाइफ का। बिकॉज़ ये जो नज़ारा था ना, आई डोंट थिंक सो कि इससे ज़्यादा खूबसूरत चीज़, इससे ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा, सीनरी मैंने अपनी लाइफ में कभी देखी है। सो ये आपने बुक कहाँ से करना है, इसको ऑनलाइन बुक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप सुल्तान अहमद डिस्ट्रिक्ट में घूम फिर रहे होंगे ना, सुल्तान अहमद मॉस्क के करीब, सो बहुत सारे लोग आपको आके खुद अप्रोच करेंगे और आपसे पूछेंगे कि हम लोग टूर गाइड हैं, हम लोग ट्रिप लेके जा रहे हैं, क्या आप जाना चाह रहे हैं। सो उसमें से आप बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन अपने लिए तलाश करें, बार्गेन करें, एंड दैट्स इट, आपका ट्रिप बुक हो जाएगा और आप उसके साथ उस ट्रिप पूरे टूर के साथ, उस पूरे ट्रिप के साथ आप चले जाएँ। वो एक इकट्ठे लोग होते हैं ना, जैसे 15-20 लोग हैं, उनको इकट्ठे फिर करके लेके जाते हैं। तो इसकी प्राइस क्या रहती है, इसके लिए यू हैव टू पे 22 पाउंड्स पर पर्सन। इट्स नॉट लाइक कि ये ही पे करने पड़ेंगे, मे बी आपको इससे ज़्यादा थोड़ा महंगा मिल जाए, मे बी इससे कम मिल जाए। एक तो ये सीज़न टू सीज़न भी डिपेंड करता है, एंड दूसरा आपकी बार्गेनिंग स्किल्स। टिप नंबर 3 इस टर्की में आपकी बार्गेनिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज़ अब इनको पता है कि यार इस मुल्क में टूरिस्ट ने आना ही आना है, तो ये हर लिहाज से ना कैश करते हैं उस चीज़ को। तो आपने क्या करना है कि प्राइस को, जैसे अगर कोई आपको 20 पाउंड्स बोल रहा है तो आपने इसको 10 पाउंड प्राइस देनी है। 50% तक मार्जिन होता है आपकी बार्गेन में, ठीक है। तो आपने बार्गेन किए बगैर इनको पैसे नहीं देने, बिकॉज़ ये लोग बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए। तो यहाँ पे वो वॉक करवा के हमें लेके आए। देन हमारा क्रूज़ स्टार्ट हुआ और ये 4 घंटे का था, और इसमें ना वो हमें एक टूर गाइड सारा गाइड कर रहा था। हम जहाँ जहाँ समुंदर से गुजरते जा रहे थे वो हमें सारे लैंडमार्क्स के बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में बता रहा था, साथ यूरोपियन साइड एंड एशियन साइड का भी बताया। मतलब बहुत प्यारा सीन था ये, और सीगल्स थे, मैं आपको बता नहीं सकती ये कितना मैजिकल और कितना खूबसूरत था। अच्छा, इसमें यू विल गेट अनदर ऑप्शन कि आप लोग डिनर क्रूज़ की तरफ भी जा सकते हैं। उसका वो हमें 30 पाउंड्स बोल रहा था, बट वो हमने इस वजह से सिलेक्ट नहीं किया कि मैं मिन्हल के साथ ना डिनर क्रूज़ को नहीं जॉइन करना चाह रही थी। एक तो आपको पता है उसमें डांस होता है, म्यूज़िक होता है, देन शीशा, स्मोकिंग, ड्रिंक भी होती है। सो बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट नहीं होता, इस वजह से मैंने उस ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं किया। ऑल्दो इतना एक्सपेंसिव नहीं था, इतना डिफरेंस नहीं था दोनों में। एंड सेकेंडली मैं ना ये दिन वाला समंदर का नज़ारा देखना चाह रही थी, क्योंकि इससे पहले मैंने ये कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। ये मेरा फ़र्स्ट टाइम है कि मैं इस तरह सी में थी। तो अगेन अगर आप लोग हनीमून पे हैं, एज अ कपल हैं, बच्चे नहीं हैं आपके साथ या फ्रेंड्स वगैरह हैं, तो आप लोग डिनर क्रूज़ की तरफ भी जा सकते हैं, वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। अच्छा जी, तो हमारा जो क्रूज़ था वो हो गया। देन हम आ गए इधर वापस चल के तोपकापी पैलेस के साथ। या वॉल देख रहे हैं ना, ये तोपकापी पैलेस है फ्रंट पे मेरे हाया सोफिया। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स गलाटा टावर। उसके लिए हम ये 7 स्ट्रीट से जाएंगे मेन रोड पे, देन हम टैक्सी लेंगे और टैक्सी लेके हम गलाटा टावर की तरफ चले जाएंगे। तो ये तो साथ साथ आप देख ही रहे हैं चीज़ें। अब यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो होता है वीज़ा। सो अगर आप लोग यूके में आपके पास वीज़ा है, किसी भी तरह का वीज़ा है, आपके पास रेजिडेंस परमिट है, तो आपको टर्की का वीज़ा, ई वीज़ा विद इन फ्यू मिनट्स मिल जाएगा। जो लोग यहाँ पर सेटल्ड हैं, ऑब्वियसली जो लोग यहाँ के नेशनल हैं, उनको तो वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती पासपोर्ट की वजह से। बट अगर आपका पासपोर्ट पाकिस्तानी है, इंडियन है, बंगाली है, डजेंट मैटर, आपके पास रेजिडेंस परमिट है, तो आपने सिंपली गूगल पे लिखना है टर्की वीज़ा फ्रॉम यूके, और वो जो पहली वेबसाइट ओपन होगी उस पर सारी इन्फॉर्मेशन अपनी आप फिल कर लें, आपका पासपोर्ट नंबर, आपका BRP नंबर, एंड उसके बाद 48 पाउंड्स पर पर्सन इसकी फ़ीस रहती है, वो फ़ीस पे करें, एंड विद इन 2 मिनट्स यू विल गेट योर वीज़ा, आपकी ईमेल के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। सो वीज़ा हो गया। सो नेक्स्ट थिंग इज़ योर टिकट्स। तो टर्की का जो टिकट होता है फ्रॉम यूके, इट्स वेरी चीप। मतलब अगर आप 1 महीना पहले बुक कर लेंगे ना, तो आपको
अगर आप किसी नॉर्मल एयरलाइन में जाते हैं तो आपको टिकट 60 पाउंड्स का रिटर्न टिकट मिल जाता है, और अगर आप थोड़ी अच्छी एयरलाइन करते हैं तो 100 पाउंड्स 150 पाउंड्स, इससे ज़्यादा नहीं होता। सो अगेन ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी एयरलाइन सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, इट्स टोटली अप टू यू। आप चीपर ऑप्शन की तरफ जाएंगे तो वो भी अच्छा रहता है, ऐसा नहीं है कि वो फ़्लाइट बुरी होती है, जहाज़ बुरा होता है, आप कंफर्टेबल होकर नहीं जाते, काफ़ी कंफर्टेबल सीट होती है, तो आप उस ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो खैर हम गलाटा टावर आए, स्ट्रीट में से वॉक करते करते हम यहाँ ऊपर गलाटा टावर वाली स्ट्रीट में आ गए। यहाँ पे सबसे पहले आके सैन सेबास्टियन चीज़ केक ट्राई किया, ये आपने लाजमी ट्राई करना, बहुत अच्छा था ये। और इसके बाद फिर हमने ना इस पूरे जो ये गलाटा टावर वाली स्ट्रीट थी, इसकी वाइब को एंजॉय किया। इतना अच्छी वाइब थी ना, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बहुत अच्छा सीन था ये सारा, और ढेर सारी पिक्चर्स बनाई यहाँ पे। अब यहाँ पे टिप नंबर 4 कि आपका जो मोबाइल का कैमरा है, चाहे कितना ही अच्छा आपका मोबाइल क्यों ना हो, यहाँ पे आपकी पिक्चर्स नहीं अच्छी बना सकेगा। सो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे फ़ोटोग्राफर्स घूम फिर रहे होते हैं, तो आपने उनसे बार्गेन करना है, और वो आपको उसी टाइम पिक्चर्स बना के आपकी सॉफ्ट कॉपी एडिट करके सेंड कर देते हैं। तो मैंने आई थिंक 100 लिरा में कुछ पिक्चर्स बनवाई थी, जो कि मैं ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे शेयर भी कर चुकी हूँ, बहुत प्यारी आई थी। तो ये आपने मिस नहीं करना, पिक्चर्स यहाँ गलाटा टावर पे आपने ज़रूर बनवानी है, बिकॉज़ ये आपकी सारी ज़िंदगी की मेमोरी रहती है। तो मैं क्या बात कर रही थी, मैंने आपको फ़्लाइट टिकट्स का भी बता दिया। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ योर होटल। सो आप यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं बताती चलूँ कि होटल मेक श्योर कीजिएगा कि आपका सुल्तान अहमद डिस्ट्रिक्ट में ही हो, उसके अलावा कहीं पे भी ना हो। अगर आप सुल्तान अहमद डिस्ट्रिक्ट के बाहर होटल लेंगे तो आपकी पहली चीज़ तो ये कि सेंटर में आने के लिए आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। आपको एक तो पता है इस्तांबुल में ट्रैफिक बहुत होता है, तो आपका 1-1.5 घंटा ट्रैवलिंग में ही लग जाएगा, एंड सेकेंडली आपके पैसे भी लगेंगे, बिकॉज़ टैक्सी से ट्रैवल करना पड़ेगा। तो पैसे भी बचाएं, वक्त भी बचाएं, ताकि आपका ट्रिप बहुत अच्छा हो सके। सुल्तान अहमद डिस्ट्रिक्ट में आपने होटल लेना है, होटल आपने booking.com या एयरबीएनबी से करना है, इसके अलावा और कहीं से बुक नहीं करना। मुझे ऑथेंटिक नहीं लग रहा किसी और भी वेबसाइट से इसको या किसी और ऐप से इसको बुक करना। booking.com पे ना आपको बहुत अच्छी अच्छी डील्स एंड ऑफर्स भी मिल जाती हैं। हमने पे किया था 7000 टर्किश लिरा, ऑलमोस्ट 200 पाउंड्स फॉर 4 नाइट्स, आई थिंक 3 नाइट्स और 4 नाइट्स, अब मुझे याद भी नहीं है, काफ़ी दिन हो चुके हैं। बट हमें काफ़ी रीज़नेबल होटल मिल गया था, बिल्कुल सुल्तान अहमद मॉस्क के करीब था, और बहुत अच्छा होटल था। मतलब हमारा रूम बहुत अच्छा था, और ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड था, और होटल की लॉबी बड़ी अच्छी थी, स्टाफ बहुत अच्छा था, सर्विसेज बहुत अच्छी थी। हमारा रूम, हम जाते थे सुबह में, हम वापस आते थे, रूम एकदम लश पश क्लीन करके उन्होंने रखा होता था। एवरीथिंग वाज सो गुड, ठीक है। अच्छा जी, तो अब हम लोग चल के ना गलाटा टावर की स्ट्रीट की तरफ से ये कोई एग्ज़िट निकलता है, वहाँ से चल के वॉक करके हम लोग आ गए थे। यहाँ इस्तक़लाल स्ट्रीट वॉक काफ़ी ज़्यादा होती है टर्की में, तो मैं आपको ज़्यादा रिकमेंड यही करूँगी कि वॉक करें, एरियाज़ को एक्सप्लोर करें। हाँ, अगर थोड़ा ज़्यादा आपको फ़ील हो रहा है कि एक एरिया से दूसरे एरिया का डिस्टेंस ज़्यादा है, देन आप टैक्सी या फिर ट्राम का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, बट वॉक करना इज़ मस्ट, बिकॉज़ यहाँ की वाइब बहुत मज़े की है, जो कि आप वॉक करके ही इंजॉय कर सकते हैं। सो खैर हम ना यहाँ पे आए थे अपनी ये टर्किश डिलाइट्स ख़रीदने के लिए, और यहाँ इस्तक़लाल स्ट्रीट्स में ना जो टर्किश डिलाइट की शॉप्स थी, उनका टेस्ट बहुत अच्छा था। मैंने और भी मार्केट में ट्राई किए हैं ये टर्किश डिलाइट्स, बट मुझे इनका टेस्ट बहुत अच्छा लगा। हमने यहाँ से बकलावा लिया, अपने घर वालों के लिए ये स्वीट्स ली, जो कि बहुत मज़े की थी। सो ये हमें मिली थी आई थिंक 700 टर्किश लिरा समथिंग की, आई एम नॉट श्योर, बट अगेन आपने बार्गेन करना है। 1200 वो बोलेंगे, आप बार्गेन करके 700-800 टर्किश लिरा पर केजी में ले सकते हैं। अच्छा, डे 2 हमारा ख़त्म हो गया। इस्तक़लाल स्ट्रीट से हमने ढेर सारी शॉपिंग की, घूमे फिरे, एंजॉय किया, शीशा वगैरह पिया, और उसके बाद फिर हम टैक्सी लेके आ गए थे अपने होटल, बिकॉज़ इस्तक़लाल स्ट्रीट जो है ना ब्लू मॉस्क, उससे काफ़ी डिस्टेंस पे है, तो आपको या ट्राम या टैक्सी करनी पड़ जाती है। अच्छा, तो अब यहाँ से हमारा डे 3 स्टार्ट हो रहा है, जो कि हम सुबह में ब्रेकफास्ट करने के बाद जा रहे हैं ग्रैंड बाज़ार शॉपिंग करने के लिए। तो ग्रैंड बाज़ार एक बहुत पुराना बाज़ार है, आई थिंक ऑटोमन एम्पायर जब था ना, उस दौर का बाज़ार है ये। सो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे शॉपिंग करने के लिए, बहुत शॉप्स थी अंदर, मतलब बाहर से ही आप देख लें कि कितना रश है और कितनी ज़्यादा शॉप्स हैं, और वो सही ओल्ड टर्की वाली जो वाइब है ना, वो यहाँ पे आपको आएगी। तो ये बाज़ार आपने मिस नहीं करना। अगर आप शॉपिंग करना चाह रहे हैं तो इट्स द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। आपको बैग्स वगैरह की फ़र्स्ट कॉपीज़ मिल जाएंगी, ब्रांडेड शूज़ की फ़र्स्ट कॉपीज़ मिल जाएंगी, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ से ख़रीदने को मिल जाएंगी। इसके अलावा
अगर आप गोल्ड शॉपिंग करना चाह रहे हैं तो भी बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, बिकॉज़ यहाँ पे ना आपको 22 कैरेट, 18 कैरेट, इवन 14 कैरेट तक का गोल्ड मिल जाएगा, जिसके डिज़ाइन बहुत मज़े के हैं। और साथ में ना मुझे मेकिंग चार्जेस बड़े रीज़नेबल लगे, बिकॉज़ यूके में ना गोल्ड बहुत एक्सपेंसिव शॉपिंग होती है गोल्ड की, बिकॉज़ ये लोग मेकिंग चार्जेस बहुत लगाते हैं और टैक्स भी लगाते हैं। तो शॉपिंग बहुत अच्छी रहती है ग्रैंड बाज़ार से, आप लोगों ने मस्ट ट्राई करना है, यहाँ से शॉपिंग ज़रूर करनी है, इसको बाज़ार को एक्सप्लोर करना है। मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा था यहाँ का। अच्छा, होटल का मैंने आपको बता दिया। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ट्रैवलिंग। आपने किन सोर्सेज के थ्रू आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रैवल कर सकते हैं, टैक्सी करनी है, क्या करना है, वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, अगर आप सुल्तान अहमद डिस्ट्रिक्ट में होटल ले रहे हैं तो वो भी छोटा एरिया नहीं, बहुत बड़ा एरिया है, और अक्सर बंदा थक भी जाता है, बच्चों के साथ भी हो तो आप थक जाते हैं और नहीं होता कि भाई वॉक नहीं होती। तो उस सूरत में इस एरिया में होटल लेने का जो एक बेनिफिट है ना, वो ये भी है कि यहाँ पे ट्राम का कनेक्शन बड़ा ज़बरदस्त है। तो आपको ट्राम एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में बहुत इजीली ले जाएगी, और आपको सारे के सारे इस ट्राम के कनेक्शंस को समझने की भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ बहुत इजी है ये। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है कि आप जैसे ही टर्की में इस्तंबुल में आते हैं, तो आपने इस्तंबुल कार्ड ख़रीद लेना है, जो कि आपको 100 टर्किश लिरा का मिल जाएगा, और उसके बाद आप उसमें अपनी नीड के अकॉर्डिंग रिचार्ज करते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, एक बंदा जो है ना, एक मतलब आप एज़ अ फैमिली, आप लोग 2 लोग हैं या 4 लोग हैं, फ्रेंड्स का ग्रुप है, तो आप सबके लिए एक इस्तंबुल कार्ड भी इनफ है। ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा अपना इस्तंबुल कार्ड ले, बस आप उसको अपनी नीड के अकॉर्डिंग जितने लोग हैं ना उस तरीके से रिचार्ज करते रहे, तो आपका बड़ा अच्छा गुजारा चल जाएगा। इसके अलावा आप टैक्सी का ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेक श्योर कीजिएगा कि लोकल टैक्सी आपने नहीं करनी, आप ऊबर कर लें, बिकॉज़ लोकल टैक्सी जो है ना वो काफ़ी स्कैम होता है। जब हम आ रहे थे तो हमें बहुत लोगों ने रिकमेंड किया था कि लोकल टैक्सी वाला सीन आप लोगों ने नहीं करना, आप लोग ऊबर यूज़ करें। तो मैंने ऊबर ही थ्रू आउट द ट्रिप यूज़ किया, तो आप लोग ऊबर यूज़ करें, बिकॉज़ वो काफ़ी अफोर्डेबल रह जाता है। अच्छा, और इसके बाद नेक्स्ट थिंग इज़ योर सिम इंटरनेट। तो हम जब इस्तांबुल आए तो हमने एक लोकल शॉप से ना अस्करे एक एरिया है, अस्करे हमने एक लोकल शॉप से ख़रीद ली थी सिम, तुर्कसेल नेटवर्क की। अच्छा, वो सिम हमारी एक दिन बहुत अच्छी चली, इंटरनेट भी बड़ा कमाल चला, बट द वेरी नेक्स्ट डे वो सिम चलना बंद हो गई। हम बड़ा बौखला गए, बिकॉज़ इंटरनेट नहीं था, हमारे पास मैप नहीं है, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमने कहाँ घूमने जाना है कहाँ नहीं, हमें समझ नहीं आ रहा था। तो जब हमने इस मसले को एक्सप्लोर किया, हम जिस एरिया में थे वहाँ हमें लकीली तुर्कसेल की फ्रेंचाइज़ मिल गई। हम उनके पास गए तो हमें पता चला कि ये कोई फ्रॉड सिम है, स्कैम सिम है, कोई पोस्ट पेड कुछ चक्कर है, मुझे वो पता नहीं है एग्जैक्टली वो क्या बता रहे थे। तो उस सूरत में फिर उन्होंने हमें बताया कि आपके साथ स्कैम हो गया, फिर हमने नई सिम ख़रीदी। तो आप ये कह लें कि हमारे 2-2.5 हज़ार टर्किश लिरा सिम के ऊपर लग गए। तो आपने यहाँ पर क्या करना है कि जो सिम है ना वो आपने जो फ्रेंचाइज़ होगी ना नेटवर्क वालों की, जैसे हमारे यहाँ यूफ़ोन होता है, जैज़ होता है, यूके में जैसे हमारे पास ई है, 3 है, तो उनकी अपनी फ्रेंचाइज़ होती है ना, तो आपने उसी फ्रेंचाइज़ से जाके सिम ख़रीदनी है, आपने किसी लोकल शॉप से नहीं ख़रीदनी, अदरवाइज़ आपके साथ स्कैम हो सकता है। अच्छा, तो हम लोग डे 3 में ग्रैंड बाज़ार गए, ग्रैंड बाज़ार से निकल के हमने लंच किया, एक रूफ़टॉप रेस्टोरेंट था, मुझे उसका नेम याद नहीं है वहाँ पे। अब वहाँ रेस्टोरेंट पे जो पैसे थे ना वो लंच के नहीं थे, वो व्यू के थे, व्यू मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। बस वो व्यू बहुत खूबसूरत था, व्यू एंजॉय किया, ढेर सारी पिक्चर्स बनाई। देन हम लोग अब आ गए हैं सुल्तान सुलेमान मॉस्क में। ये मॉस्क भी मुझे बहुत प्यारी लगी, इसका इंटीरियर और इसका जो वो ब्लू कलर का जो थीम और वो जो ब्लू कलर के मीनार इन्होंने बनाए हुए थे, बहुत प्यारे थे। अच्छा, ये सुल्तान सुलेमान वही वाले हैं जिनका ड्रामा चला था ना पाकिस्तान में, एक दौर में बहुत फेमस हुआ था, हुरम सुल्तान वाला ड्रामा। तो ये वही बादशाह हैं, और यहाँ पे हुरम सुल्तान की भी आपको मकबरा या कब्र जो भी आप कह लें, आपको देखने को मिल जाती है। तो ये मॉस्क भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता और लोग विज़िट नहीं करते, बट मैं आपको रेकमेंड करूँगी ज़रूर विज़िट करें, बिकॉज़ यहाँ से ना आपको एक इतना खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा कि मतलब आपके पास वर्ड्स ख़त्म हो जाएंगे उसको देखने के बाद, दिल खुश हो जाएगा। वो आगे चल के व्यू मैं आपको दिखाती हूँ। इस्तांबुल की ना बात ही ये अच्छी है जिसकी वजह से आज तक आई थिंक इस्तांबुल मुझे याद है और मेरे दिल में ज़िंदा है, और मेरा दिल कर रहा है दोबारा वहाँ जाने को, कि वो
उसके ना चप्पे-चप्पे पे आपको एक मस्जिद देखने को मिल जाती है और हर थोड़ी देर के बाद अज़ान की आवाज़ आती है। बहुत खूबसूरत लगता है देखने में भी, सुनने में भी। इनफैक्ट आपको पता ही होगा इस्तांबुल को कहा ही जाता है कि सिटी ऑफ मॉस्क्स, बिकॉज़ यहाँ पे इतनी मस्जिदें हैं, दिल खुश हो जाता है देख के कि हमारी इस्लामिक हिस्ट्री और बैक इन टाइम हम लोग एज़ अ मुस्लिम कितने स्ट्रॉन्ग रह चुके थे। अल्लाह ताला फिर से हमें वो मकाम हासिल करने की तौफ़ीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। सो ख़ैर, मैं जिस मंज़र की बात कर रही थी ना, वो मैं अभी आगे चल के आपको दिखाऊँगी। तो ये अभी यहाँ पे ना, ये जो अंदर ये आप देख रहे हैं ना, ये एरिया, यहाँ पे हुरम सुल्तान का मकबरा है, बट अभी वो एंटर नहीं होने दे रहे थे क्योंकि टाइम अगेन 5 बज चुके थे। यहाँ पे ये बहुत प्रॉब्लम है, ये जिस तरह की जितनी भी प्लेसेस हैं ना पब्लिक के लिए, वो 5 बजे बंद हो जाती हैं। और ये बाकी जितने भी आप कब्रें देख रहे हैं ना, ये सुल्तान सुलेमान के जो वज़ीर और वो जो आसपास के जो होते हैं ना अज़ीज़ व अकारब और जो मुअज़्ज़िज़ लोग होते हैं एक गवर्नमेंट में, ये सब उनकी थी। अच्छा, जिस व्यू की बात करी थी मैं, वो ये व्यू है और ये इतना प्यारा व्यू था, मतलब जितना कैमरे में अच्छा लग रहा है ना, उससे ज़्यादा रियल में था। ये नीचे स्ट्रीट थी जहाँ पे आपको शीशा और छोटे-छोटे कैफ़ेज़ मिल रहे थे। तो हमने यहाँ पे भी शीशा कैफ़े में गए थे जिसका इंटीरियर बहुत अच्छा था। मैं उसका क्लिप बनाना भूल गई, बट इंस्टा पे ना मैंने स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा शेयर की हैं। अगर आप लोग देखना चाह रहे हैं तो इंस्टा का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग देख सकते हैं। सो बस यहाँ पे हमारा डे 3 जो है वो ख़त्म होता है। हमने बस इसके बाद अगेन अपना नॉर्मल डिनर किया, चाय वगैरह पी और बस हम सोने चले गए थे। नेक्स्ट डे सुबह उठ के, जुमे वाला दिन था, ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद हम लोग जो है हाया सोफ़िया गए, जुमे की नमाज़ पढ़ी और बस उसी एरिया में घूमते रहे। मेरा बिल्कुल वापस आने को दिल नहीं कर रहा था, बट फिर अपनी टैक्सी ली बिकॉज़ वापस तो जाना ही है। और इब्तिहाज अलग जा रहे थे, वो अलग एयरपोर्ट से गए थे, मैं अलग एयरपोर्ट पे हूँ मिनहल के साथ। यहाँ पे मेरी फ़्लाइट में अभी 2-2.5 घंटे थे, तो मैं और मिनहल अपना खाना खा रहे हैं और मैंने जो है यहाँ से फ़्लाई करना था सऊदीया और इब्तिहाज ने जाना था सीधा यूके बिकॉज़ मैं जा रही थी पाकिस्तान। तो ये था हमारा ट्रिप टर्की का, जिसमें मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी दे दी है कि किस तरह आपने अपना ट्रिप प्लान करना है और इसके साथ-साथ सारे एक्सपेंस भी बता दिए कि आपका टोटल कितना ख़र्चा हो सकता है, ठीक है। फ़ूड का मैंने इस वजह से नहीं बताया बिकॉज़ फ़ूड हर कोई डिफरेंट पसंद करता है, हर कोई अपनी-अपनी चीज़ खाता है, तो वो ख़र्चा आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। सो यहाँ पे व्लॉग को एंड करते हैं। अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।